माँ बेटे के साथ कर रही है छल, निक्की की शादी पक्की हो गई। यह खबर मिलते ही गरिमा के हृदय में जैसे मनहोशियत सी छा गई। अब तो 30 साल से भी अधिक की हो गई होगी निक्की की उम्र। भैया भाभी के लाख प्रयास के बाद भी निक्की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक ओर जहाँ शादी में ज़्यादा खर्च न कर पाने की असमर्थता रहती है, वहीं दूसरी तरफ सुयोग्य वर मिलना भी कठिन होता। और अब जबकि शादी तय हो गई है तो गरिमा की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी की जगह उसके हृदय में शंका और डर सा समा रहा है। गरिमा निक्की की बुआ है, खाली हाथ शादी में गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी? उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी। और यदि आशुतोष से निक्की के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या आशुतोष का बेबस चेहरा उसके हृदय को तार तार नहीं कर देगा? निरीहता से भर उठी है गरिमा। भैया गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, पर आत्मसम्मानी भैया को निसंदेह गरिमा से कोई आकांक्षा नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए गरिमा से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही तो पली बड़ी है गरिमा। पिता की असमय मौत ने उसकी माँ को मानसिक रोगी बना दिया। तब भैया भाभी ने उसे स्नेहिल संरक्षण दिया। भैया के गले में बाहें डालकर, लाड दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल गरिमा के लिए अविस्मरणीय है। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा गरिमा के मुंह में ठूस कर दायित्व निर्वाह करती भाभी के एहसान से तो कदाचित उन्हें सोने चांदी से तौल कर भी पूर्ण नहीं हो सकती। गरिमा जाने कितनी बार गरिमा ने भाभी को बगैर सब्जी के दाल रोटी खटकते देखा है, लेकिन गरिमा की थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। गरिमा ने आशुतोष को भैया भाभी की हर बात बताई। आशुतोष को भी निक्की की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से एतराज नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते कहाँ हैं जो खर्च किए जाएं। आशुतोष की मजबूरी को जानती है गरिमा, इसीलिए चुप रहती है। आशुतोष भी कदाचित अपनी व्यवस्था के कारण ही चुप था, अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से लड़ रहा था। पहले गरिमा भी नौकरी करती थी, वह शिक्षिका थी, लेकिन ब्याह होते ही आशुतोष ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो गरिमा, माँ बहुत कमज़ोर हो गई है। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, गरिमा ने सुझाव दिया। आया का खर्च भी कम नहीं होता गरिमा, चोरी चपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको, फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो, मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। स्नेह से गरिमा के गालों को हथेली पर रखते हुए निर्णयात्मक लहजे में आशुतोष ने फैसला सुनाया तो गरिमा को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति आशुतोष का स्नेह भाव देखकर पहले पहले गरिमा गौरवान्वित हो उठती थी कि वह एक मातृभक्त पुरुष की पत्नी है। आशुतोष का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना गरिमा को बेहद भला लगा करता था। हर माह वेतन मिलने के बाद आशुतोष सारा वेतन माँ के हाथ पर धर दिया करता था। यह भैया भाभी द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम था कि गरिमा यह सब देखकर भी कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई। लेकिन जल्द ही आशुतोष का मातृ प्रेम गरिमा को खटकने लगा। यदि प्रेम और विश्वास दोनों पक्ष बराबर हो तो सब कुछ सुखद भी लगता है, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में भला कौन सुखी रहा है। आशुतोष को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसीलिए उसने कभी माँ से अपने दिए पैसे का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन गरिमा जानती थी कि माँ पैसे बचाती है। कई बार गरिमा ने उन्हें निशा को पैसे देते देखा भी था। गरिमा सोच सोच कर व्याकुल हो उठती,
यदि निशा को पैसे की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर की जानी चाहिए, पर आशुतोष को इसकी जानकारी देनी भी तो आवश्यक है। आशुतोष को अंधेरे में रखकर माँ द्वारा किया जा रहा कृत्य गरिमा को तनावग्रस्त कर जाता। उसे लगता जैसे आशुतोष की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाले मशीन के रूप में है। ना तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिलता है, ना ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद आशुतोष के प्रति गरिमा का स्नेह दुगना हो गया, क्योंकि वे जानती थी कि आशुतोष का उसके अलावा कोई नहीं। घर की परिस्थिति माँ से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन तब भी वे बेवजह इस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी बेटी को पैसे देती रहती। गरिमा को कई बार लगता कि उसे माँ की शिकायत आशुतोष से कर देनी चाहिए, लेकिन कहीं आशुतोष सच जानने के बाद माँ से स्पष्टीकरण ना मांग ले और घर का शांत वातावरण दुखद ना बन जाए। यही सोच कर वह चुप रह जाती। कई बार पैसों की तंगी के कारण गरिमा को अपनी आकांक्षाओं को अपने ही अंतर में दफना भी देना पड़ता, पर गरिमा की ललक माँ को पिघला नहीं पाती। जैसे ही वे कभी कभार निशा को पैसे दे देती, वैसे गरिमा को कभी को क्यों नहीं दे पाती। यदि आशुतोष घर खर्च के पैसे गरिमा को दिया करता तो निश्चिंत ही गरिमा भी अपने लिए थोड़े पैसे हर माह बचा लिया करती, पर फिलहाल तो स्थिति ऐसी थी कि जब भी आवश्यकता हो उसे आशुतोष से ही पैसे मांगने पड़ते। जब से गरिमा ने माँ को छिपा कर निशा को पैसे देते हुए देखा था, तब से उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए माँ से पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती वह आशुतोष से ही मांगती। आशुतोष कभी उसे अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर दे देता तो कभी माँ से लेकर दे देता। पिछली बार जब होटल तृप्ति में साड़ियों की सेल लगी थी, तब गरिमा की पास पड़ोस की सभी सखियां सेल से साड़ी खरीदने जा रही थीं। उन्होंने गरिमा से भी साथ चलने का सहज आग्रह किया। इस बार गरिमा अपनी आकांक्षा के आगे विवश हो गई। पैसे की मांग सुनते ही आशुतोष के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेबसी सी छा गई। उसे गरिमा के लिए माँ से पैसे मांगने पड़े। माँ ने पैसे तो दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू, अड़ोस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललकना गलत तो नहीं, लेकिन साथ में यह देख लेना भी जरूरी है कि आशुतोष की कब तनख्वाह में क्या यह संभव है। और फिर तुम्हारे पास साड़ियाँ है तो तुम इस बार तो चली जाओ, पर आगे से ध्यान रखना, ज़रूरत हो तभी कुछ खरीदना, अन्यथा पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। बेटी, आज थोड़ा बहुत बचाओगी तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। और गरिमा का मन उचाट में हो गया। वह सखियों के साथ बेमन से सेल तो देखने गई और एक साधारण सी साड़ी भी खरीदी, लेकिन खुशी से नहीं। सखियों का उल्लासित चेहरा देखकर उसे बार बार अपने आप पर शर्म आती रही, यह सोचकर कि कैसा जीवन है उसका। माँ ने थोड़े से पैसे देते हुए कितनी लंबी चौड़ी बात सुना दी थी, और सब कुछ सुनकर भी खामोश खड़ा रहा था आशुतोष, जैसे उसे माँ की हर बात मान्य हो। कभी कभी गरिमा बड़ा उपेक्षित महसूस करती। यदि उसने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो इच्छानुसार अपना जीवन तो जीती, लेकिन अब इन बातों को सोचकर मन मैला करने से क्या फ़ायदा। खैर, जो कुछ भी उसके साथ होता है उसे तो वह सहन कर लेती है, लेकिन फिलहाल निक्की का ब्याह सिर पर है। कितनी विषम घड़ी आ गई थी। यदि वह आशुतोष से जरा सी जिद करेगी तो निश्चिंत ही गरिमा की खुशी के लिए कर्ज लेकर इंतजाम कर ही देगा। लेकिन कर्ज लेकर आशुतोष पर
बोझ डालना गरिमा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर चुप रहना भी तो कोई हल नहीं होगा। आशुतोष से बात तो करनी ही होगी। आशुतोष गरिमा की आकांक्षा जानकर कहीं परेशान न हो जाए, यह सोचकर गरिमा के नेत्र सजल हो उठे। वह तो सदैव यही चाहती थी कि अपनी वजह से आशुतोष को कभी परेशान न होने दे। बेचारा आशुतोष, गरिमा के अलावा उसका ख्याल रखने वाला और उसका कोई भी तो नहीं। अपनी माँ को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है वह, पर यह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे कैसे छल रही है। माँ का दिल टटोलने के उद्देश्य से गरिमा ने मन ही मन योजना बनाई कि वह माँ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा नरमी से पेश आएगी और उन्हीं को अपनी समस्या बताएगी। देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वैसे तो माँ के अनपेक्षित व्यवहार के बावजूद गरिमा उनसे कभी कठोर नहीं हो पाई थी, पर अब उनके साथ अपेक्षाकृत व अधिक कोमल व्यवहार करने का उसने निर्णय लिया और मौका पाते ही वह अपने उधेड़ गुण से माँ को अवगत कराते हुए बोली, माँ, निक्की की शादी में जाना है। समझ में नहीं आता उसे क्या तोहफा दूँ। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब उनकी बेटी के प्रति मेरा भी तो कोई दायित्व बनता है। तुमने आशुतोष से बात नहीं की? नहीं माँ, पूछने में संकोच हो रहा था। कितनी मुश्किल से घर चल रहा है, उस पर यह शादी। हाँ वो तो है, कहते हुए माँ गरिमा के पास खिसक आई। तो ऐसा कर बेटी, आशुतोष से इस समय कुछ भी मत कहना। उसके पास पैसे तो है नहीं, वह बेकार परेशान होगा, लेकिन उनसे कहे बगैर तुमसे कहा ना, उससे मत कहना। अपनी बात में दृढ़ता लाते हुए माँ बोली। उन्हें देखकर लग रहा था मानो बेटे की परेशानी से व्यथित हो। गरिमा का भी जी चाहा कि वह अपने नाटकीय आवरण को उतार फेंके और कह दे माँ से कि अगर बेटे की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो बेटे का पैसा चुरा चुरा कर बेटे को देने की क्या ज़रूरत है। खुद जब बेटे के साथ छल करती हैं तब तो कुछ नहीं लगता, और इस वक्त चेहरे पर ऐसे स्नेह उमड़ा रही हैं जैसे उन जैसी ममतामयी माँ और कोई होगी ही नहीं। छी! गरिमा का हृदय माँ के लिए नफरत से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह खुलकर इस विषय पर आशुतोष से बात करेगी। यदि गरिमा को कुछ पैसे मिलते रहते तो आज निक्की की शादी के वक्त यह समस्या नहीं आती। आखिर आशुतोष के पैसे पर गरिमा का भी हक बनता है। गरिमा का हृदय कुंठाग्रस्त हो चला। जब तक वह अपनी व्यथा को आशुतोष के आगे उड़ेल न देगी, मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस रात भी गरिमा आशुतोष से कुछ नहीं कह पाई, कारण आशुतोष देर रात को घर लौटा और कहने लगा कि ओवर टाइम कर रहा था। गरिमा पसीज गई, थककर चूर हो गया था आशुतोष। गरिमा को आशुतोष के आराम की चिंता होने लगी थी। अब इस वक्त कुछ भी कहना संभव नहीं था। माँ के संबंध में कुछ भी कहकर वह आशुतोष की नींद हराम नहीं कर पाई और चुपचाप अपने तनाव को अपने अंदर ही सहेज लिया। उसने सुबह गरिमा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पूरी रात कुंठित मन लेकर सो भी नहीं पाई थी वह। सुबह माँ ने स्नेहपूर्वक एक दो वाक्य पूछे थे, शायद आशुतोष के देर से आने के बारे में, पर गरिमा उनकी बात अनसुनी कर चुप रही। माँ के चेहरे की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। उसकी कितनी चालाकी से कह रही थी कि तोहफे के बारे में आशुतोष से ना कहूँ
वह तो यही सोचती होंगी कि मैं बगैर किसी तोहफे के चली जाऊं। व्यथित हृदय से गरिमा ने सोचा, उफ, मेरा अपमान हो या सम्मान, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनके लिए तो बेटी ही सब कुछ है। खींच उठी गरिमा, मुंह फुलाए घर का काम करती रही। माँ से उनके छल कपट का जिक्र करते हुए लड़ बैठने की इच्छा हो रही थी उसकी, पर आदतन चुप ही रह गई। आज तक कभी किसी से लड़ने जैसी स्थिति गरिमा के आगे नहीं आई थी। लड़ाई झगड़े से सदैव दूर भागने की प्रवृत्ति रही है उसकी। अपनी आदत पर उसे क्रोध भी आ रहा था। उल्टा जवाब देने की आदत होती तो प्रतिक्रिया के बाद थोड़ी सी राहत तो मिलती, पर अब तो अंदर ही अंदर घुटते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आशुतोष रोज की तरह 9 बजे ही दफ्तर के लिए निकल गया था। गरिमा सोच रही थी कि वह धीरे से माँ से पूछे कि उनके इस वक्तव्य का भला क्या अर्थ है कि आशुतोष को तोहफे के बारे में कुछ ना कहना। वह माँ से बड़ी सुस्पष्ट बातचीत कर एक निर्णय लेने को मचल उठी। गरिमा को लग रहा था कि वह कब तक माँ के अन्याय को सहती रहेगी। एक बार आवाज उठाना तो जरूरी था, ताकि अगली बार से माँ उसके और आशुतोष के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे। सच, यह सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या था। आशुतोष से कुछ कहे बगैर बंदोबस्त कैसे हो सकता है। ले देकर 8 रोज ही तो शेष रह गए थे निक्की के ब्याह को। गरिमा मन ही मन वो भूमिका तैयार करने लगी जिसका सहारा लेकर उसे माँ से स्पष्टीकरण मांगना था। स्वयं को तैयार कर गरिमा जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, देखा माँ तैयार होकर बाहर निकल रही थी। मैं जरा निशा के पास जाकर आती हूँ, माँ ने कहा तो गरिमा को लगा चीख कर उन्हें रोक ले, कहे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए फिर जाइए। लेकिन कह नहीं पाई। आज फिर उसकी संकोच प्रवृत्ति ने उसे झुका दिया। माँ जा चुकी थी। गरिमा को कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। क्या करे, किससे कहे। जी चाहा दोस्त के दफ्तर में फ़ोन करके उसे घर पर बुला ले और चीख चिल्लाकर अपने मन की भड़ास निकाल ले। एक तो आंतरिक घुटन बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, ऊपर से माँ का रवैया और आशुतोष की चुप्पी जानलेवा सिद्ध हो रही थी। पता तो है आशुतोष को भी कि निक्की की शादी में जाना है। मेरा कार्यक्रम क्या है, कब जाना है, कब लौटना है, कुछ भी तो नहीं पूछा उसने। गरिमा त्रस्त हो गई। कई दिनों से लगातार एक ही विषय पर सोचते सोचते वह ऊब गई थी। मानसिक यंत्रणा इतनी बढ़ गई कि वह तकिए में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। ना कुछ बनाने की इच्छा हुई, ना खाने की। माँ निशा के घर गई है तो शाम को ही लौटेगी। बिस्तर पर पड़े पड़े कब नींद आ गई गरिमा को पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर गरिमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। सारा शरीर थक कर चूर हो गया था। वह बेमन से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने आशुतोष खड़ा था। आशुतोष, इस वक्त वह सोच में पड़ गई, पर आशुतोष के चेहरे पर गरिमा के आश्चर्य को देखकर कोई भाव नहीं उभरा। गरिमा, माँ आज दफ्तर आई थी, मुझे 2000 रुपये दिए हमारे टिकट के लिए। मैं रिजर्वेशन करवा कर आया हूँ निक्की की शादी के लिए। शादी के 2 रोज पहले चले जाएंगे, ठीक है ना। शर्ट उतार कर बाथरूम में प्रवेश करते करते आशुतोष बोला, क्या तुम भी चले जाओगे। जरूर जाऊंगा, वरना भैया क्या सोचेंगे। उनकी पहली बेटी की शादी है और तुम अकेली। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गरिमा चुप रही। हृदय के संशय में कोई अंतर नहीं। तोहफे के संबंध में तय होना जो शेष था। चेहरे पर खुशी का भाव ना पाकर आशुतोष बिगड़ गया। यह क्या गरिमा, टिकट भी ले आया पर लगता है तुम खुश नहीं। आखिर क्या बात है, निक्की को क्या देंगे यह भी सोचा है। निक्की के लिए कंगन लेने ही तो गई है माँ। क्या, चौंक गई गरिमा। हाँ, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया ना। नहीं,
गरिमा माँ पैसे बचा कर रखती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज वह दफ्तर में आकर जब टिकट के पैसे देने लगी तो मैं चकित हो गया कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब उन्होंने बताया कि वह घर के खर्च से पैसे बचाती थी। निशा के बैंक में ही उन्होंने अपना भी एक खाता खोल लिया था। वह निशा के हाथ पैसे जमा करवा दिया करती थी। इस समय उन्होंने पूरे 10,000 रुपये बैंक से निकाल कर 8,000 कंगन के, 2,000 आने जाने के। सच्चाई सामने आते ही चकित रह गई गरिमा। आशुतोष, यदि माँ हमें बता देती कि वो पैसे जमा कर रही हैं, हम अनावश्यक तनाव से तो बच जाते। गरिमा माँ कह रही थी यदि वह हमें बताती तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती, हमें उल जुलूल चीज़ों को खरीदने की इच्छा जागृत हो जाती। उन्होंने हम दोनों के स्वभाव को समझकर ही ऐसा कदम उठाया था। तुम्हें भी माँ से सब सीखना चाहिए। फिर आगे भी बहुत कुछ बोला आशुतोष, जिसे गरिमा सुन नहीं पाई। वह तो सोच रही थी कि आंखों देखा कानों सुना भी कैसे गलत सिद्ध हो जाता है। उसे तो लगता था कि वह पत्थरों के घर में आ गई जहाँ उसकी किसी को परवाह नहीं, पर यहाँ तो सभी उससे प्यार करते हैं, उसके लिए चिंतित रहते हैं। संशयों के दायरे से तो निकल आई थी गरिमा, पर हृदय में चैन अब भी नहीं था। अब तो जब तक माँ के चरण छूकर माफ़ी नहीं मांग लेगी उसे चैन नहीं आएगा। गरिमा अपने को श्रेष्ठ समझती थी, लेकिन गरिमा की चुप्पी त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य पालन का एक प्यारा सा प्रतिदान देकर माँ ने भी अपनी श्रेष्ठता का एहसास उसे करा दिया। गरिमा को लगा जैसे उसकी सारी अच्छाइयाँ कितनी बौनी सिद्ध होने लगीं। त्यागशील और स्नेही माँ के सामने